नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आशा करता हूँ स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, व्यस्त होंगे और अपनी पढ़ाई कर रहे होंगे। ठीक है, तो मैं रूपेश कुमार पाठक आप सभी लोगों का चाणक्य आईएएस एकेडमी के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर स्वागत करता हूँ। ठीक है, तो आज हम पढ़ेंगे मुंडा शासन व्यवस्था, जनजातीय शासन व्यवस्था की श्रृंखला में एक नया अध्याय जोड़ेंगे, मुंडा शासन व्यवस्था। ठीक है, कल हम लोगों ने मुंडा मान की शासन व्यवस्था को पढ़ लिया था। अगर आप लोगों ने नहीं पढ़ा है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाइए, वहाँ पे लिंक मिलेगा, वहाँ से आप हमारे वीडियो को एक्सेस कर सकते हैं। ठीक है, तो आज क्या पढ़ना है हमें, मुंडा शासन व्यवस्था। ठीक है, और ये बहुत इंपॉर्टेंट है, चाहे कोई भी एग्जाम हो झारखंड में, चाहे फिर सीजीएल हो, दरोगा हो या फिर जेपीएससी हो। जेपीएससी के लिए तो बहुत इंपॉर्टेंट है, समझ रहे हैं ना। मतलब देखा जाए तो जनजातीय शासन व्यवस्था से 8 नंबर का क्वेश्चन पूछा जाता है। ठीक है, अगर आप अच्छे से आसान भाषा में अगर पढ़ लिए तो आपका 6 नंबर कहीं गया है, और 6 × 2 करेंगे तो 12 नंबर, मतलब आसानी से आपके खाते में। ठीक है, तो आप आराम से पढ़िए, एकदम आसान भाषा, कुछ ज़्यादा टफ नहीं है, बस थोड़ा सा समझना है। ठीक है, अगर आप थोड़ा सा समझ लेते हैं ना तो कहीं आपका पैसा, मतलब कहीं आपका नंबर नहीं गया। ठीक है, पैसा बोलो, पैसा वाला बात जल्दी आ जाता है क्या। चलिए, तो मुंडा शासन व्यवस्था, तो मुंडा शासन व्यवस्था मुंडा जनजातियों की शासन व्यवस्था है। ठीक है, किसकी, तो मुंडा जनजातियों की शासन व्यवस्था, क्योंकि लिखा ही हुआ है मुंडा। ठीक है, तो जो मुंडा जनजाति है झारखंड की तीसरी सबसे बड़ी जनजाति है। ठीक है, पहले में कौन है, याद है आपको, याद ही होगा, पढ़ी तो रहे हो, संथाल। दूसरा कौन, उराव। तीसरा कौन, मुंडा। चौथा कौन बताओ, याद है हो, और पांचवा भी बता दो, खड़िया। ठीक है, समझ में आया, ये सब तो याद ही हो गया यार। चलो ठीक है, तो ये तीसरी सबसे बड़ी जनजाति है। ठीक है, और ये जो जनजाति थी झारखंड में कब आई थी, तो 600 BC में आई थी, 600 BC में आई थी। और ये कबीलाई समुदाय की जो से रिलेटेड है, इनका जो काम होता है ना, ये घुमंतु प्रवृत्ति के होते हैं। घुमंतु मतलब घूमते हुए रहते हैं, एक कबीला में रहते हैं, ये स्टेबल नहीं रहते हैं। ठीक है, अस्थायी जीवन जीना ये प्रीफर नहीं करते हैं, ये घूमते रहते हैं, मतलब 1 साल वहाँ, 2 साल वहाँ, 3 साल वहाँ, ऐसे घूमते घूमते जहाँ भी इनको अच्छा लगेगा वहाँ वो चले जाएंगे। ठीक है, तो कबीलाई समूह की जनजातियाँ हैं ये। ठीक है, और ये जनजाति अगर देखा जाए, मुंडा जनजाति केवल झारखंड में ही पाई जाती है। ठीक है, और कहीं नहीं पाई जाती है। सबसे मतलब देखा जाए तो एक ऐसी जनजाति जो किसी भी राज्य में नहीं पाई जाती, केवल झारखंड में पाई जाती है, तो इसको आप याद रखिएगा। ठीक है, और देख सकते हैं आप, मुंडा जनजाति कोलेरियन समूह की भाषा की एक सशक्त एवं शक्तिशाली जाति है, जनजाति है। यहाँ पे जनजाति कर लीजिएगा। ठीक है, जनजाति है। ठीक है, और ये पोटो एस्ट्रोलॉइड श्रेणी की समूह से आती है। अगर देखा जाए ना तो झारखंड की अधिकतर जनजातियाँ है ना पोटो एस्ट्रोलॉइड श्रेणी से ही आती है। ठीक है, बस 3-4 ठो है जो द्रविड़ प्रजाति से आती हैं, बाकी आप समझ सकते हैं। ठीक है, उनको भी याद रख लीजिए, जैसे जैसे उराव हैं, ये सब द्रविड़ प्रजाति से आती हैं। ठीक है, द्रविड़ समूह से आती हैं। ठीक है, और ये है ना, ये तिब्बत के थे, मुख्य भूमि मतलब ये तिब्बत के थे, तिब्बत से घूमते घूमते हुए झारखंड में आ गए। ठीक है, झारखंड में आए। ठीक है, झारखंड में आए, झारखंड में उस समय असुर, क्या है, असुर लोग रहते थे, तो असुर लोगों से इन्होंने युद्ध किया, और युद्ध करने के बाद इनको पराजित कर लिया, और फिर यहाँ पे एक राज्य का गठन किया। ठीक है, जिसको सूतिया नागखंड कहते हैं, सूतिया नागखंड। ठीक है, ठीक है, सूतिया नागखंड कहते हैं। और इस राज्य को बनाने में सबसे ज़्यादा मतलब सबसे अगर देखा जाए तो सबसे ज़्यादा योगदान किसका था, रीसा मुंडा, रीसा मुंडा। ठीक है, इन्हीं अगर देखा जाए तो रीसा मुंडा को कहा जाता है कि पहले बार अगर राज्य गठन का जो कार्यक्रम किसने स्टार्ट किया था, तो रीसा मुंडा ने किया था। और कौन सा राज्य बनाया था, सूतिया नागखंड। ठीक है, याद रखिएगा, और इसकी राजधानी सुतियांबे थी। ठीक है, तो इसको भी आप याद रखिएगा, थोड़ा हिस्ट्री था, मैं बता दिया, रिलेटेड था और इंपॉर्टेंट ही है। ठीक है, तो चलिए नेक्स्ट स्लाइड में अपन देखते हैं कुछ बेसिक इन्फॉर्मेशन किसके रिलेटेड, तो मुंडा जनजातियों के रिलेटेड अपन बेसिक इन्फॉर्मेशन देखेंगे। ठीक है, तो चलिए नेक्स्ट स्लाइड में जाते हैं। ठीक, सॉरी, चलिए देखिए, कुछ बेसिक इन्फॉर्मेशन है जो आपको हमेशा मदद करेगी, क्योंकि अगर आप मुंडा जनजाति को समझ रहे हैं तो उनकी कुछ बेसिक इन्फॉर्मेशन को ही समझिए। जैसे मुंडा जनजाति में क्या है, मुंडा जनजाति की जो भाषा होती है मुंडारी भाषा होती है, जिसको वो लोग होड़ो जगर कहते हैं। ठीक है, तो मुंडा जनजाति की भाषा को मुंडारी कहते हैं, और वो अपनी भाषा को होड़ो जगर कहते हैं, याद रखिएगा। और यहाँ प्रतिशतात्मक होती है। ठीक है, यहाँ तक कि मैं जहाँ तक जानता हूँ झारखंड की सभी जनजातियाँ प्रतिशतात्मक है। ठीक है, और इनमें जो है ना, मुंडा जनजाति में 340 गोत्र पाए जाते हैं। ये उतना इंपॉर्टेंट नहीं है, मगर हाँ अगर आप देख रहे हैं तो पढ़ लीजिए, शायद कहीं आ गया तो आपके माइंड में क्लिक कर जाएगा। ठीक है, तो प्रतिशतात्मक होती हैं। ठीक है, अब चलिए देखते हैं थोड़ा बेसिक इन्फॉर्मेशन, और नेक्स्ट स्लाइड में अपन देख लेते हैं कि क्या है। ठीक है, चलिए, हाँ देखा जाए तो मुंडा जनजाति थी ना, मुंडा जनजाति क्योंकि जो शासन व्यवस्था है वो प्राचीन शासन व्यवस्था है। ठीक है, सबसे प्राचीन शासन व्यवस्था। ठीक है,
सबसे प्राचीन शासन व्यवस्था जनजातियों की प्राचीन गणतंत्र शासन व्यवस्था मुंडा शासन व्यवस्था थी। ठीक है, अगर देखा जाए तो अगर वर्ल्ड के लेवल पे देखा जाए तो लिच्छवी में थी, लिच्छवी में पहली शासन व्यवस्था थी, तो उसको अपन नहीं पढ़ रहे हैं, मगर अपन जनजातियों की शासन व्यवस्था में सबसे प्राचीन गणतंत्री शासन व्यवस्था किसकी थी? मुंडा की थी। ठीक है, जैसे क्या था ना, आप समझ सकते हैं, ये मुंडा है, ठीक है, और ये मुंडा की वाइफ है। ठीक है, ये हो गया मुंडा की वाइफ, तो ये क्या हो गया ना, और ये लोग घूमते घूमते आ गए झारखंड में। ठीक है, अब ये लोग का परिवार हुआ, समझ रहे आप, समझ देखिए, ये लोग का परिवार हो गया, दो ठो छोटुआ हो गया। ठीक है, ये लोग का परिवार हो गया, परिवार को क्या हो गया, ये परिवार हुआ, और परिवार को मुंडा जनजाति क्या कहते हैं? खूट। इसको आप याद रखिएगा, परिवार को क्या कहते हैं? खूट। ठीक है, अब ये परिवार धीरे धीरे बढ़ा, देखते रहिएगा, अगर ये परिवार बढ़ गया, ठीक है, तो यह देखिए, एक परिवार, दो परिवार, तीन परिवार, चार परिवार, 5, 6, बहुत सारे परिवार मिल गए। ठीक है, तो ये क्या हो गया? गांव। अब इस गांव को क्या कहा गया? तो खूटकटी गांव। ठीक है, और ये बहुत सारे गांव हो गए, देखो समझ लो कि मतलब बहुत सारे गांव हो गए, एक गांव, दो गांव, तीन गांव। ठीक है, तो ये क्या हो गया? पंचायत। बहुत सारे गांव को मिला के बन गया पंचायत, और इस पंचायत का जो प्रमुख हुआ उसको बोलते हैं हाथू मुंडा। ठीक है, याद रखिएगा। ठीक, यहाँ गांव था, गांव को खूटकटी गांव बोले, और पंचायत को क्या बोले? खूटकटी पंचायत। खूटकटी पंचायत का जो प्रमुख होता है, खूटकटी पंचायत आप लिख लो, खूटकटी पंचायत, इसका जो प्रमुख होता है उसको हाथू मुंडा कहते हैं। और जो गाँव छोटा छोटा गाँव बना है, समझ रहे हो आप, छोटा छोटा गांव जो बना है वो गांव का प्रमुख को मुंडा कहते हैं। इसमें बहुत कंफ्यूजन होता है, तो आप क्लियर कर लेंगे कि एक छोटा सा गांव को मिला के जो गांव बनता है उसका जो प्रमुख होता है वो मुंडा होता है, और एक पंचायत जो छोटे छोटे गांवों को मिला के बनाया जाता है उसका जो प्रमुख होता है वो हाथू मुंडा होता है। इसमें बहुत सारा कन्फ्यूजन होता है। ठीक है, और जो जैसे कि मुंडा लोग आए, अपने खेती के लिए ज़मीन बनाई। ठीक है, जो ज़मीन उन्होंने जंगलों को काट काट के खेती के लिए जो ज़मीन बनाई थी, उस ज़मीन को खूटकटी ज़मीन कहा जाता है। तो इसको भी आप याद रखिएगा, जो उन्होंने खेत को निर्मित किया उसको खूटकटी खेत कहते हैं। ठीक है, तो बेसिक इन्फॉर्मेशन है, इसको आप ध्यान देखिए। जैसे ये मुंडा लोग हैं तिब्बत से, ठीक है, तिब्बत से घूमते घूमते आए। ठीक है, घूमते घूमते आए तो क्या करेंगे? खेत निर्मित करेंगे, तो उस खेत को अपन खूटकटी खेत कहेंगे। ठीक है, और ये जो मुंडा और उनकी वाइफ थी, उनके बच्चे हुए, परिवार हुए, तो उस परिवार को क्या कहा जाता है? खूट। ठीक है, याद रखिए, उनके परिवार को क्या कहा जाता है? ठीक है, खूट कहा जाता है। ठीक है, और ये जो गाँव है ना, बहुत सारे परिवार जब मिला के जब एक गाँव बनाते हैं तो उसको खूटकटी गाँव कहा जाता है। इसी को किली भी कहते हैं। ठीक है, तो याद रखिएगा, किली गाँव को कहते हैं। ठीक है, तो ये शब्द आप समझ सकते हैं। अगर परिवार बना तो खूट, जैसे कि नहीं होता है, गांव में भी कहते हैं तुम्हारे खूट का कौन है। ठीक है, तो एक परिवार जैसे कि माता पिता हो गए और उनके बाल बच्चे हो गए तो वो एक खूट के हो गए। ठीक है, और उनके जैसे चाचा वाचा हो गए, अगर उनके बाल बच्चे हो गए तो वो दूसरे खूट के हो गए। खूट अलग हो जाता है। ठीक है, एक परिवार को ही खूट कहते हैं, तो इसको आप याद रखिएगा। और परिवार के बना गाँव को खूटकटी गाँव, और वही बहुत सारे गाँव मिल गए तो खूटकटी पंचायत, जिसके प्रमुख हाथू मुंडा, और जो गाँव के जो प्रमुख होते हैं उसको मुंडा कहते हैं। ठीक है, याद रखिएगा, गांव के प्रमुख, समझिए, गांव के प्रमुख मुंडा। ठीक है, और वैसे ऐसे अगर बहुत सारे गांव मिला दिए जाए, ठीक है, और ये हो गया पंचायत, बहुत सारे गांव मिलकर पंचायत का निर्माण करते हैं, और इसका जो प्रमुख हो गया उसको बोलते हैं हाथू मुंडा। ठीक है, इसको आप ध्यान से रखिएगा। ठीक है, तो चलिए अपन नेक्स्ट स्लाइड में देखते हैं क्या है इनकी शासन व्यवस्था, उसको ब्रीफली अपन डिस्कस करेंगे। ठीक है, देखिए नेक्स्ट स्लाइड में आप देख सकते हैं। चलिए देखिए, मुंडा गांव की 3 विशेष स्थल है। ठीक है, मुंडा गांव की 3 विशेष स्थल है। ठीक है, क्लीन कर देता हूँ। ठीक है, सॉरी, कहाँ गया पेन? क्या ना, कभी पेन भी काम नहीं करता है। चलो ठीक है, जो मुंडा गांव है ना, उनकी 3 विशेष स्थल है। जैसे अगर कहा जाए तो पहला सरना हो जाता है। सरना ये देवताओं का निवास स्थल होता है, जहाँ पे अगर देखा जाएगा अब तो अभी आप सरना पूजा देखे ही होंगे, वहाँ पे मतलब क्या बोलते हैं, साल के वृक्ष को पूजते हैं, तो उसी प्रकार का होता है। सरना एक जगह होता है, अगर देखा जाए तो, जैसे कि एक चबूतरा बना हुआ रहता है। ठीक है, खाली जगह पे उनके आसपास बहुत सारे पेड़ रहते हैं। ठीक है, साल के पेड़ रहते हैं, और यहीं पे देवता उनके रहते हैं। ठीक है, तो देवता रहते हैं और यहीं पे पूजा होता है। उस स्थल को अपन सरना कहते हैं। क्या कहते हैं? सरना स्थल कहते हैं। ठीक है, तो ये याद रखिएगा, पहला जो महत्वपूर्ण जो विशेष स्थल है वो सरना। ठीक है, दूसरा क्या है? अखड़ा। अखड़ा में क्या होता है ना, ग्राम पंचायत की बैठक होती है। ठीक है, अखड़ा में क्या होती है? तो ग्राम पंचायत की बैठक होती है। जैसे कि अगर
ये जगह हो गया, ये खाली जगह है। अगर कहीं कोई विवाद अटक गया या फिर कुछ भी विवाद हो गया, जैसे पारिवारिक झमेला हो गया, उन लोगों का अगर सुनवाई होगा ना तो यहीं पे होगा। ठीक है, तो बड़ा सा ग्राउंड होता है जिसमें अखड़ा होता है। यहाँ पे पंचायत की बैठक भी होगी। और जैसे सरना कार्यक्रम में जैसे कोई गीत हो गया, सामूहिक कार्यक्रम हुआ, नाच गान हुआ, तो ये भी कहाँ होगा? तो अखड़ा में ही होगा। ठीक है, अखड़ा में ही होगा। और ये अखड़ा मालूम कहाँ रहता है? ये अखड़ा सरना के पास ही रहता है, सरना के स्थान के जस्ट पास में ही रहता है। वो बहुत सारा जगह रहता है, उसको अपन अखड़ा कहते हैं। वहाँ पूरा सांस्कृतिक कार्यक्रम होता है, जो भी उनका होगा। ठीक है, जुलूस उलूस निकलता है, नाच गाना करेंगे रात को सब। तो जैसे सामूहिक भोज का कार्यक्रम हो गया, तो ये सब अखड़ा में करते हैं। ठीक है, अब देखिए थर्ड क्या है? थर्ड अगर देखा जाए शासन। शासन का मतलब है समाधि स्थल। समाधि स्थल, समाधि स्थल है। और यहाँ पे क्या करते हैं? शव को दफनाया जाता है। समाधि स्थल में शव को दफनाया जाता है। और समाधि स्थल पे एक ठो पत्थर रखा जाता है। ठीक है, आजकल तो सीमेंटेड रखे जाते हैं क्या? जैसे कि ये दफनाने हो गए ना, तो ये सीमेंटेड रखे जाते हैं आजकल। सॉरी, देखिए ये जैसे कि अभी क्या होता है ना, अभी सीमेंटेड ऐसे रखे जाते हैं। ठीक है, और इसको सीमेंटेड कर दिया जाता है। तो उस समय सीमेंटेड का कुछ ज़्यादा प्रचलन नहीं था। तो उस समय क्या करते थे ना, जैसे दफना के ना, अगर जैसे यहाँ पे किसी को दफना दिए, तो दफनाने के बाद यहाँ पे पत्थर रख दिया करते थे। तो उसी पत्थर को अपन शासन दिरी कहते थे। ठीक है, उस पत्थर को क्या कहते हैं? शासन दिरी कहते थे। आजकल तो सीमेंटेड वाला आ गया क्या, तो जैसे कि वो सीमेंटेड कर देते हैं, ऊपर से उनका नाम हम लिख देते हैं। ठीक है, तो ये आजकल का प्रचलन है, मगर पहले उनको शासन दिरी कहा जाता था। ठीक है, कहीं कहीं अगर देखा जाए तो अभी भी पत्थर ही रखते हैं। ठीक है, अभी भी सील ही रखते हैं। तो आप देख सकते हैं कि 3 विशेष स्थल, पहला सरना, अखड़ा और शासन। सरना देवताओं का निवास स्थल, अखड़ा पंचायत की बैठक और नाच गान सामूहिक कार्यक्रम, और शासन, शासन का मतलब समाधि स्थल। ठीक है, याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट स्लाइड में अपन देखते हैं कि जो मुंडा मानकी की शासन व्यवस्था है वो कितने चरणों में विभाजित है, और क्या क्या उसमें प्रावधान है, और कौन कौन से अधिकारी उसमें शामिल होते हैं। ठीक है, क्योंकि वही इंपॉर्टेंट है। ठीक है, ये तो बेसिक इन्फॉर्मेशन हो गया जो आपकी नॉलेज को बूस्ट करेगा, और मेरे ख्याल से जनजातीय से जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं उसमें भी हेल्प करेगा आपको। ठीक है, मेरे को नहीं लगता कि अब इसको पढ़ने के बाद आपको मुंडा जनजातियों को कुछ बेसिक इन्फॉर्मेशन पढ़ना पड़ेगा। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं अपन। मुंडा मानकी शासन व्यवस्था का प्रशासनिक स्तर क्या क्या है, कैसे कैसे प्रशासन काम करता है। ठीक है, चलिए, सॉरी चला गया ऊपर। चलिए आगे ना, अब चलिए, जो मुंडा जनजाति की शासन व्यवस्था त्रिस्तरीय शासन व्यवस्था है। कितने स्तरीय? 3 स्तरीय। पहला स्तर होता है, पहला जो लेवल होता है, लेवल 1 ग्राम पंचायत, दूसरा लेवल पट्टी पंचायत, तीसरा जो लेवल होता है उसको बोलते हैं पढ़ा पंचायत। इसका प्रमुख कौन होता है? मुंडा। ठीक है, इसका प्रमुख मानकी, और इसका प्रमुख पढ़ा राजा। समझ रहे हैं आप? 3 स्तर में विभाजित होता है। और अगर मुंडा मानकी व्यवस्था में देखा जाए तो 2 स्तर में ही विभाजित था वो। ठीक है, तो इसमें 3 स्तर में है, पहला स्तर, दूसरा स्तर, तीसरा स्तर। अगर आप कह सकते हैं तो ये डिस्ट्रिक्ट कोर्ट हो गया, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट, ये हो गया हाई कोर्ट, और ये हो गया सुप्रीम कोर्ट। अगर यहाँ विवाद का निपटारा नहीं हुआ तो यहाँ हाई कोर्ट, मतलब यहाँ अगर ग्राम पंचायत में विवाद का निपटारा नहीं हो गया तो पट्टी पंचायत में आ जाएगा वो। ठीक है, पट्टी पंचायत में आ जाएगा। ठीक है, अगर यहाँ भी विवाद का निपटारा नहीं हो पाया तो कहाँ चला जाएगा? पढ़ा पंचायत में चला जाएगा। ठीक है, तो आप समझ सकते हैं, आप अपनी भाषा में समझ सकते हैं कि जैसे डिस्ट्रिक्ट कोर्ट से ऊपर हाई कोर्ट से ऊपर सुप्रीम कोर्ट। समझ गया? इसमें कुछ ज़्यादा थोड़े दिमाग लगाना है यार, थोड़ा सा दिमाग लगाना, बस ये याद रखना रहता है उसका प्रमुख कौन कौन है, ये याद, सारी चीज़ें याद। ठीक है, तो आप समझ लिए हैं। अब हम बेसिक मतलब ब्रीफ में पढ़ेंगे कि ग्राम पंचायत में कितने अधिकारी होते हैं, क्या क्या काम होता है उनका। ठीक है, सारी चीज़ों को अपन देखेंगे। पट्टी पंचायत में कितने अधिकारी होते हैं, पढ़ा पंचायत में कितने अधिकारी होते हैं। तो चलिए हम देखते हैं नेक्स्ट स्लाइड में कि क्या कितने पंचायत होते हैं उसमें। ठीक है, चलिए, अब ये रहा आपका ग्राम स्तर। ठीक है, अपन पहले ग्राम स्तर को देखेंगे, क्योंकि लेवल 1 देखेंगे पहले। ठीक है, पहले डिस्ट्रिक्ट कोर्ट देखेंगे, फिर हाई कोर्ट देखेंगे, फिर सुप्रीम कोर्ट देखेंगे। मतलब ग्राम स्तर, पट्टी स्तर, पढ़ा स्तर। ठीक है, इतना तो समझ ही रहे होंगे आप। चलिए ग्राम स्तर में देखते हैं। ग्राम स्तर में जो गांव का जो प्रधान होता है, ठीक है, गांव का जो प्रधान होता है, अब मैंने बताया था कि गांव का प्रधान कौन होता है? गांव का प्रधान मुंडा होता है। ठीक है, और ग्राम पंचायत, जैसे बहुत सारे गाँवों को मिलकर जो पंचायत बनती है, जिसको खूटकटी पंचायत कहते हैं, उसका जो प्रमुख होता है हाथू पंचायत का, हाथू मुंडा होता है। याद रखिएगा। ठीक है, ये हमेशा याद रखिएगा, गांव का प्रमुख मुंडा और पंचायत का प्रमुख हाथू मुंडा। ठीक है, समझ में आया? बहुत सारा कंफ्यूजन होता है भाई, एक बार समझ लो। ठीक है,
चलो इतना समझ लो कि जैसे छोटा सा है, मुंडा है, छोटा शब्द है, मतलब गांव, छोटा सा चीज़ का वो नेतृत्व कर रहे हैं। अब ये पंचायत हो गया, पंचायत बड़ा वर्ड हो गया और इसमें भी हाथू मुंडा लग गया, तो ये भी बड़ा वर्ड, ये भी बड़ा वर्ड, ये भी बड़ा वर्ड। तो ऐसे आप मतलब रिलेट कर सकते हो याद करने के लिए, ठीक है, कन्फ्यूज़न ना हो, ठीक है। तो आप समझ सकते हो, मतलब वहाँ की पंचायत को क्या कहते हैं, खूटकटी पंचायत, और इसका जो प्रमुख होता है उसको हाथू मुंडा कहते हैं, ठीक है, जो हाथू पंचायत या फिर ग्राम पंचायत का प्रमुख होता है, ठीक है। चलिए अब आप देख सकते हैं इसके जो प्रमुख अधिकारी, ठीक है, अधिकारी, क्योंकि अधिकारी रहेंगे तभी तो प्रशासन व्यवस्था चलेगी, है कि नहीं। जितने अच्छे अच्छे अधिकारी होंगे आपकी सरकार उतनी अच्छी चलेगी, है कि नहीं, उतनी तरक्की करेगी। तो उस समय भी बहुत सारे लोग अधिकारी रखते थे, ठीक है, वो अपना कार्यक्रम अगर अच्छे से करते थे तो उनकी शासन व्यवस्था अच्छे से चलती थी। तो अधिकारी अगर देखा जाए तो ग्राम स्तर में कितने अधिकारी थे, तो अपन अधिकारी देखेंगे, ठीक है। पहला तो अधिकारी ये हो गया हाथू मुंडा, ठीक है, हाथू मुंडा हो गया, इसको प्रशासनिक, न्यायिक, सांस्कृतिक, धार्मिक सभी अधिकार है, ठीक है, क्योंकि ये हेड है। जितना भी कार्यक्रम होंगे ना सब इसके बिना पूछे नहीं होंगे, ठीक है। आप समझ सकते हैं कि ये मुख्य, ये देखा जाए तो प्रधानमंत्री है, बाकी सब कैबिनेट मंत्री हैं, समझ रहे ना, ये प्रधानमंत्री है, बाकी सब कैबिनेट मंत्री है। चलिए तो हम स्टार्ट करते हैं पाहन से, बहुत महत्वपूर्ण है पाहन, ठीक है। पाहन क्या होता है, मुंडा का सहयोगी होता है, सॉरी हाथू मुंडा का सहयोगी होता है, ठीक है, हाथू मुंडा का सहयोगी होता है। पाहन का क्या है ना कि वो धार्मिक प्रधान होता है, अगर धार्मिक पूजा पाठ कराना हो गया, ठीक है, या फिर कोई अनुष्ठान कराना हो गया, उसका कार्यक्रम कौन करेगा, तो पाहन करेगा। इसको आप याद रखिए, कौन करेगा, पाहन करेगा, ठीक है। और इसमें पाहन को दो तरह की भूमि दी जाती है, ठीक है। जैसे कि भाई पहले तो वो लोग को सैलरी तो दिया नहीं जाता था, भाई उनका कार्यभार खर्चा पानी चलाने के लिए कुछ तो होना चाहिए ना, तो उनके लिए उनको भूमि दी जाती थी। उस भूमि पे वो लोग खेती करते थे और अपना दिनचर्या चलाते थे, ठीक है, अपने जो गृहस्थ जीवन है उसको भी चलाते थे। तो आप समझ सकते हैं उनको दो तरह की भूमि दी जाती थी। पहला भूमि कौन है, डाली कटारी भूमि। डाली कटारी भूमि क्यों दी जाती थी, वो पूजा पाठ करते थे, गांव को शांति बनाने के लिए बहुत सारे मतलब पूजा पाठ होता था, अनुष्ठान होता था, जैसे सरना वरना हो गया तो उसमें भी वो लोग पूजा पाठ कराते थे। तो उनके पूजा पाठ कराने के लिए जो भूमि दी जाती थी उसको अपन डाली कटारी भूमि कहते हैं, ठीक है। और ये भूमि लगान मुक्त होती थी, इसमें कोई लगान नहीं देना रहता था, कोई टैक्स वैक्स नहीं देना रहता था। आप एक बार आपको मिल गया, आराम से खेत जोतो, आप अपना काम करो, ठीक है। दूसरा जो था वो है भूत खेता भूमि। भूत खेता भूमि मतलब समझ रहे हैं, आज भी बहुत सारे गांव में देखा जाए तो भूत प्रेत भगाने के लिए बहुत सारे ओझा बह जाते हैं, ठीक है। तो उस समय भी ये अंधविश्वास था, मतलब देखा जाए तो अंधविश्वास ही था। आजकल के साइंस तो इसको अंधविश्वास ही मानता है। तो उस समय क्या होता था, किसी को अगर भूत प्रेत पकड़ लिया, ठीक है, अब थोड़ा लाइटली लीजिएगा, अब आजकल नहीं होता है सब, मगर हाँ जैसे किसी को भूत प्रेत पकड़ लिया तो उसके लिए पूजा होता था, स्पेशल पूजा होता था, अनुष्ठान होता था। वैसे नेगेटिव एनर्जी होती है, ठीक है, तो उसके लिए पूजा होता था, ठीक है। और उस पूजा कराने के लिए, मतलब पूजा कराने के लिए जो भूमि दी जाती थी, मतलब पूजा तो करा लिए, तो उसके एवज में जो भूमि दी जाती थी उसी को भूत खेता भूमि कहते थे। याद रहेगा, भूत खेता भूमि कहते हैं, मतलब भूत भगाने के लिए किए गए कार्य को में दिए गए भूमि को भूत खेता भूमि कहते हैं, ठीक है। अब समझ में आया। चलिए दो प्रकार की भूमि मिलती है, डाली कटारी और भूत खेता, ठीक है। अब देखिए नेक्स्ट अधिकारी कौन है इसका, नेक्स्ट अधिकारी है पनभरा। पनभरा क्या होता है ना, पाहन का सहयोगी होता है, ठीक है। पाहन का सहयोगी अगर आप समझ सकते हैं कि अगर पाहन कहीं अनुपस्थित हो, कहीं बिजी हो, कहीं बीमार हो गया हो, या अपनी बहन की शादी में चला गया हो, या फिर अपनी बेटी की शादी में चला गया हो, कहीं भी चला गया हो, तो उस समय ये पाहन का पूरा कार्यभार पनभरा संभालेगा, ठीक है। जितना भी कार्यक्रम होगा धार्मिक, सारे जो कार्यक्रम है वो पनभरा संभालेगा, ठीक है। बस अब इतना समझिए। अभी महतो का क्या काम है, ये संदेश वाहक है, संदेश वाहक है, और साथ में ये मुंडा और पाहन दोनों का सहयोगी भी है। आप इसको अंडरलाइन कर लीजिएगा, क्या है, ये संदेश वाहक और सहयोगी भी है, ठीक है। तो संदेश वाहक का मतलब होता है जैसे मुंडा, हाथू मुंडा अगर कोई भी अपना जैसे कि आदेश देता है, ठीक है, किसी को बुलवाता है या फिर कोई सभा आयोजित करता है, तो उसका जो पूरा जो इन्फॉर्मेशन है ना वो गाँव में पहुँचाने का कार्यक्रम कौन करता है, महतो करता है, ठीक है। और साथ में क्या होता है, सहयोगी भी होता है। ये मुंडा के कार्यभार में भी उसका सहयोग करता है और साथ में पाहन के कार्यभार में भी उसका सहयोग करता है, ठीक है। आप समझ सकते हैं ये दोनों का सहयोगी होता है कौन, महतो, याद रखिएगा, ठीक है। और इसमें बहुत सारा कंफ्यूजन होगा, जब आप पढ़ा शासन व्यवस्था पढ़ेंगे तो ये महतो है ना प्रधान हो जाता है, ठीक है। पढ़ा शासन व्यवस्था जो उरांव जनजाति की शासन व्यवस्था उसमें प्रधान हो जाता है, तो इसमें कंफ्यूजन होगा। लेकिन आपको ध्यान रखना है कि मुंडा शासन व्यवस्था में, सॉरी मुंडा मान की बोल रहा हूँ, मुंडा शासन व्यवस्था में महतो संदेश वाहक रहता है। समझ गया, नहीं समझ गया, समझ गए होंगे, होशियार लोग हैं यार आप, ठीक है।
बस थोड़ा सा आपको बूस्ट करना रहता है, ठीक है। अब चलिए पढ़ा स्तर, अपन तो क्या कर लिए, अपन तो यहाँ पढ़ लिए क्या, ये डिस्ट्रिक्ट लेवल पढ़ लिए, अपन हम हाई कोर्ट पढ़ेंगे, मतलब पढ़ा स्तर पढ़ेंगे, ठीक है। तो चलिए पढ़ा स्तर पे आइए आप। पढ़ा स्तर का देखिए, पढ़ा स्तर में क्या होता है ना, पढ़ा स्तर को पट्टी पंचायत कहते हैं, ठीक है। पढ़ा स्तर में पट्टी पंचायत होता है, मतलब पढ़ा स्तर नहीं, इसको पट्टी स्तर ही बोलते हैं, पट्टी स्तर ही बोलते हैं। पढ़ा स्तर ऊपर हो जाता है, ठीक है, इसको पट्टी स्तर ही बोलते हैं। शायद प्रिंटिंग मिस्टेक है, थोड़ा ध्यान देखिएगा, ठीक है, सॉरी। चलिए अब ठीक है, ठीक है। तो पट्टी पंचायत, पट्टी स्तर पे देखिए, पट्टी स्तर का प्रधान कौन होता है, मानकी, ठीक है, कौन रहता है, मानकी, ठीक है। और मानकी का पद भी वंशानुगत होता है, इस पे ध्यान देखिएगा, वंशानुगत होता है। मुंडा, हाथू मुंडा और मानकी तीनों का पद वंशानुगत होता है। अगर एक ये मानकी है, ठीक है, तो इसका बेटा जो छोटुआ होगा, ठीक है, वो भी मानकी बनेगा, चाहे कमजोर दिमाग क्यों ना हो, ठीक है। वैसे कोई कमजोर दिमाग नहीं बनता, इनके 2-4 बेटे होंगे तो उसमें से कोई जो अच्छा दिमाग वाला होगा उसको मानकी बनाते हैं, ठीक है। मगर एक ही परिवार के बनेंगे, वंशानुगत आता है, ठीक है, तो इसको आप ध्यान दीजिएगा, ठीक है। अब ये जो खुटकटी पंचायत होता है, देखा जाए तो खुटकटी पंचायत जो, सॉरी ब्रश क्लीन, चलिए देखिए, कई खुटकटी गांवों को मिलाकर ये पट्टी पंचायत का निर्माण किया जाता है। जैसे खुटकटी 1 खुटकटी पंचायत, 2 खुटकटी पंचायत, 3 खुटकटी पंचायत, मतलब बहुत सारे खुटकटी पंचायत अगर मिल जाएंगे तो किसका निर्माण होगा, पट्टी का निर्माण होगा, ठीक है। इसको आप ध्यान में रखिएगा, पट्टी का निर्माण होता है। ऐसे अगर देखा जाए तो इस पट्टी में क्या होता है, 2 से अधिक गाँवों के विवादों का निपटारा होता है। तो मैं आपको बताऊं कि 2 से मतलब 2 गांव के बीच कैसे होगा विवाद ये होगा, जैसे कि एक गांव है, ये दूसरा गांव है, ठीक है, बीच से सड़क जा रहा है, ये बोलेगा इस सड़क का टैक्स मैं लूंगा, ये बोलेगा कि नहीं मैं लूंगा, तो विवाद हो गया। अब कौन इसको सुलझाएगा, अब इसको सुलझाने के लिए कौन आएगा, मानकी, ठीक है। तो याद रखिएगा, 2 गाँव का जैसे हो गया, वो जितना भी हो गया, 2 गाँव का विवाद हो गया, उसका निपटारा कौन करेगा, तो ये मानकी करेगा, याद रखिएगा। और हाँ, एक और नोट आप रख लीजिए, नोट आप देखिए, अगर हत्या का कार्यक्रम हुआ, अगर कोई किसी की हत्या कर दिया, उस टाइम सबसे ऊपर जो रहते हैं, जैसे पढ़ा राजा रहते हैं, वही सबका सुनवाई करेंगे। मुंडा और मानकी ये सबका सुनवाई नहीं करते। हत्या का जो गंभीर आरोप लगेगा, इसमें क्या है, इसमें कोई नहीं करता है, ठीक है। तो याद रखिएगा, ये हत्या का आरोप का हत्या अगर हो गया, ठीक है, तो इस सिचुएशन में इसका जो पूरा जो डिसीजन हैगा वो कौन लेगा, तो पढ़ा राजा लेगा, ठीक है। मुंडा और मानकी इसका मतलब कुछ भी नहीं लेंगे, इसमें कोई डिसीजन नहीं लेंगे, वो क्या ट्रांसफर कर देंगे, केस को ट्रांसफर कर देंगे, जैसे नहीं होता केस डिस्ट्रिक्ट से हाई कोर्ट से सुप्रीम कोर्ट, समझ रहे ना। चलिए, तो ये था कुछ बेसिक इन्फॉर्मेशन में दे दिया आपको, ठीक है। देखिए अब क्या हुआ ना, अब ये दोनों यहाँ लड़ रहे थे, 2 गांव के लिए, एक रोड के लिए लड़ रहे थे। अब ये लोग मान ही नहीं रहे, ये पट्टी पंचायत क्या जो बातें हैं, जो भी उनका डिसीजन है उसको मान ही नहीं रहा, ठीक है। तो क्या करेगा ये, तो ये कहेगा कि भाई तुम लोग लड़ो, मैं इसको ट्रांसफर कर दे रहा हूँ, कहाँ, पढ़ा स्तर में, कहाँ, तो पढ़ा स्तर में, सॉरी इसको काट देगा, ठीक है। तो कहाँ ट्रांसफर कर देगा, पढ़ा स्तर में, ठीक है। पट्टी से डायरेक्ट कहाँ से ट्रांसफर हो गया, पढ़ा स्तर में ट्रांसफर हो गया। जैसे कि ये गांव स्तर, ये पट्टी स्तर, ये पढ़ा स्तर, तो यहाँ काम नहीं बना तो पढ़ा स्तर में ट्रांसफर हो गया, ठीक है। ये पट्टी ग्राम, ठीक है, हो गया। तो ये कहाँ ट्रांसफर कर देगा, तो पढ़ा स्तर में ट्रांसफर कर देगा, ठीक है। तो आपको मालूम चल गया कि इसका जो प्रमुख होता है वो मानकी होता है, ठीक है, आप समझ गए। और वंशानुगत होता है, उसको याद रखिएगा, ठीक है। अपन नेक्स्ट स्लाइड में पढ़ा स्तर को देखते हैं, ठीक है। चलिए नेक्स्ट स्लाइड, पढ़ा स्तर। देखिए पढ़ा स्तर को पढ़ा पंचायत भी कहते हैं, ठीक है। पढ़ा स्तर को क्या कहते हैं, पढ़ा स्तर को पढ़ा पंचायत कहते हैं, पढ़ा पंचायत, ठीक है। पढ़ा पंचायत को देख रहे हैं हम, और पढ़ा पंचायत का जो प्रमुख होता है वो क्या होता है, पढ़ा राजा। पढ़ा पंचायत का प्रमुख कौन है, पढ़ा राजा। और पढ़ा जो राजा है वो निर्वाचित होता है, याद रहे, वो निर्वाचित होता है, वंशानुगत नहीं होता है। जैसे कि मुंडा, ठीक है, हाथू मुंडा और मानकी, ये वंशानुगत थे, एक ही परिवार के सदस्य आते थे, एक ही परिवार के लोग रहते थे, ठीक है। लेकिन पढ़ा राजा में ऐसा नहीं होता है, ठीक है। इसमें क्या होता है, निर्वाचन होता है। उस निर्वाचन में कौन भाग लेता है, तो मुंडा भी भाग लेता है, हाथू मुंडा भी भाग लेता है और मानकी भी भाग लेता है, ठीक है। तो इसको आप ध्यान से देखिएगा, ठीक है। और क्या होता है ना,
20 से 25 पट्टी पंचायत को मिलाकर एक पढ़ा पंचायत का गठन किया जाता है। जैसे छोटा छोटा गांव को मिलाकर ग्राम पंचायत, और इस ग्राम पंचायत को खूट-कटी पंचायत कहते हैं। ठीक है, और ये देखिए खूट-कटी, बहुत सारे खूट-कटी पंचायत अगर मिल जाएंगे तो पट्टी पंचायत का निर्माण होगा। ठीक है, और बहुत सारे पट्टी पंचायत मिल गए, मतलब 20 से 25 पट्टी पंचायत मिल गए तो किसका निर्माण किए? तो पढ़ा पंचायत का निर्माण किए। ठीक है, इसका प्रमुख हाथू मुंडा, इसका प्रमुख मानकी और इसका प्रमुख पढ़ा राजा। समझ गए? अब चलिए देखते हैं इसके प्रमुख अधिकारी कौन कौन है जो इनके शासन व्यवस्था में सहयोग करते हैं। ठीक है, तो प्रमुख अधिकारी के रूप में आ जाते हैं, ठीक है, कर्ता। और जैसे भी अब मैं आपको बता दूं कि जितने भी अधिकारी हैं उनके, जितने भी अधिकारी हैं उनके, जितने भी अधिकारी होंगे सब वंशानुगत होंगे। ठीक है, जितने भी अधिकारी आपको दिख रहे हैं सब कौन है? सब वंशानुगत है। अधिकारी वंशानुगत है मगर राजा निर्वाचित होता है। ठीक है, इस पे ध्यान दीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, नहीं तो माइंड से स्लिप हो जाएगा। ठीक है, तो देखिए पहला जो होता है उसका कर्ता होता है। पहला जो अधिकारी है वो कर्ता है। कौन है अधिकारी? कर्ता। कर्ता क्या करेगा? आदेश को प्रसारित करेगा। जैसे पढ़ा राजा कोई भी आदेश दे रहे हैं तो उसको प्रसारित करने का काम कौन करेगा? वो कर्ता। ठीक है, कर्ता मतलब करने का, प्रसारित करने का काम कर्ता करेगा। अब देखिए दूसरा कौन है? दीवान। दीवान क्या है? मुख्य सलाहकार है। ये सलाह देगा, किसको? राजा को सलाह देगा। किसी भी विवाद में, किसी भी मतलब अंतरग्रामीण विवाद हो गया या फिर जैसे कि हत्या हो गया, चाहे डायन प्रथा वाला हो गया, तो सब विवादों में ये क्या करेगा? ये सलाह देगा। किसको? पढ़ा राजा को सलाह देगा। ठीक है, और पांडे। पांडे कौन है? सचिव है पांडे। पांडे सचिव है। सचिव का काम क्या होता है? आय व्यय, मतलब राजस्व कर्मचारी, आप लिख लो ना। राजस्व से रिलेटेड जितना रुपया पैसा से रिलेटेड काम होगा वो कौन देखेगा? पांडे देखेगा। ठीक है, वो पांडे देखेगा। और चौथा जो अधिकारी होता है वो लाल होता है। लाल का क्या है? लाल है पढ़ा राजा का वकील। वकील समझते हैं आप लोग? जैसे बहस करता है, जैसे दो लड़ गए, अब दो लोग लड़े हैं तो एक तरफ से दूसरा आएगा, एक तरफ से दूसरा आएगा। ठीक है, तो दोनों जो वकील हैं एक दूसरे में बहस करेंगे, तो जिसके पास तथ्य ज़्यादा होंगे वो जीतेगा। ठीक है, तो बहस करने का कार्यक्रम कौन करता है? तो लाल करता है। लाल पढ़ा राजा का वकील रहता है। ठीक है, अब चलिए दरोगा को आप समझ ही रहे हैं, वो प्रशासनिक व्यवस्था को चलाएगा। और जैसे कि ये कोतवाल हो गया तो कोतवाल के नीचे दरोगा आता है, दरोगा के नीचे घटवाल आता है। ठीक है, घटवाल सैनिक होते हैं और बरकंदाज क्या होते हैं? पुलिस कार्यकर्ता होते हैं। तो ये सब एक ही में हो जाते हैं। ठीक है, जैसे पहले कोतवाल आते हैं। ठीक है, कोतवाल, कोतवाल के नीचे दरोगा, ठीक है, पहले कोतवाल, फिर दरोगा, तीसरा घटवार और उससे नीचे बरकंदाज। तो इसको आप देख लीजिएगा। ठीक है, ये सब प्रशासनिक व्यवस्था को चलाने, सुचारू रूप से चलाने के लिए कार्य करते हैं। ठीक है, गांव में कोई भी प्रशासनिक व्यवस्था हो सुचारू रूप से चलाने के लिए उसमें कार्य करते हैं। ठीक है, तो आप देख सकते हैं कि पढ़ा पंचायत की शासन व्यवस्था में ये लास्ट था, पढ़ा पंचायत। ठीक है, इससे पहले अपन देख लिए, ग्राम स्तर भी देख लिए और पढ़ा स्तर भी देख लिए, पट्टी भी देख लिए और ग्राम भी देख लिए। ठीक है, ठीक है, तो आप एक बार अगर आपको समझ में ना आए तो आप फिर से एक बार इसको रिपीट करिए और मुझे आशा है कि आपको समझ में आ जाएगा। ठीक है, इसके बाद अगर अपन दूसरा टॉपिक स्टार्ट करेंगे ढोकलो शहर शासन व्यवस्था। ठीक है, तो देख लीजिए पूरा चीज़ है, अगर आप बोलेंगे तो मैं एक बार ब्रीफ इन्फॉर्मेशन भी दे दूंगा अभी इसका। ठीक है, तो देख लीजिए ना, फिर से आपको दिखा देता हूँ मैं। ठीक है, देखिए मुंडा जनजाति शासन व्यवस्था, ग्राम पंचायत, पट्टी पंचायत, पढ़ा पंचायत। प्रमुख इसका मुंडा और प्रमुख मानकी और प्रमुख पढ़ा राजा। ठीक है, आप ग्राम स्तर को देख लीजिए। ठीक है, ग्राम स्तर में देख लीजिए, ग्राम स्तर में मुंडा गांव का प्रधान होता है, मगर जो हाथू मुंडा होता है वो खूट-कटी पंचायत, मतलब ये ग्राम स्तर में जो पंचायत ग्राम पंचायत होती है उसका एक प्रमुख होता है। ठीक है, अब इसके जो 2-3 अधिकारी हैं जो हैं, जैसे पाहन हो गया, पनभरा हो गया, महतो हो गया। पाहन मुंडा का धार्मिक प्रधान होता है, पनभरा उसका सहयोगी हो गया, ये पाहन का, और महतो संदेशवाहक हो गया। ठीक है, अब देख लीजिए, अब ग्राम स्तर हो गया, अब पढ़ा स्तर देख लीजिए, जैसे हाईकोर्ट देख लीजिए। ठीक है, पढ़ा स्तर नहीं, इसको
पट्टी स्तर, ठीक है, इसका ये पट्टी स्तर होगा, ठीक है, पट्टी स्तर में मानकी होगा, ठीक है, और दो गांवों के बीच की विवादों का निपटारा करेगा, ठीक है, आप इसको देख लिए। अब चलिए आप जाते हैं थर्ड, पढ़ा पंचायत हो गया, ठीक है। पढ़ा पंचायत में पढ़ा राजा निर्वाचित होता है, इसको याद रखिएगा, ये निर्वाचित को याद रखिएगा, हमेशा क्वेश्चन पूछा जाता है और हमेशा लड़के गलती कर देते हैं। निर्वाचन बस इसी का होता है, पढ़ा राजा का ही निर्वाचन, तो बाकी जितने भी मुंडा शासन व्यवस्था में अधिकारी हैं सब वंशानुगत होते हैं, ठीक है, याद रखिएगा, ठीक है। तो ये हो गया आपका, तो यहाँ आपका मुंडा शासन व्यवस्था समाप्त हुआ। अगर आप इसका MCQ लगाना चाहते हैं तो इसके बाद MCQ मैं अपलोड कर दूंगा, ठीक है। आप MCQ लगाइए और समझिए कि आप कितना समझ पाए हैं, ठीक है। अपना MCQ अपना टेस्ट दीजिए और अपनी मेंटल एबिलिटी को देखिए कि आप कितना समझ पाए हैं। अगर आप नहीं समझे हैं तो एक दो बार और रिवीजन करिए, इसका आराम से समझ जाएगा, कोई हार्ड नहीं है, आसान शब्दों में है, ठीक है। चलिए हम मिलते हैं कल एक नए शासन व्यवस्था के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।